परेशानी या फिर मुसीबत बताकर नहीं आती, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप पहले से किसी भी तरह की परेशानी की, मुसीबत की तैयारी करके रखें। और ये काम सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं बल्कि बड़े लेवल पर भी होता है, जैसे कि हमारी सरकारें करती हैं बाढ़ से, भूकंप से निपटने के लिए। ये अपने आप में एक फील्ड है जिसमें एक शानदार करियर बनाया जा सकता है। आज हम इस फील्ड पे बात करेंगे। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज हम बात करने वाले हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की फील्ड पर। क्या ये फील्ड है, क्या इसमें करियर के इम्कानात हैं, कैसे यहां पर आया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। और साथ ही एक बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि ये फील्ड दरअसल है क्या। आज के दौर में जब मौसमियाती तब्दीली, सैलाब, जलजले और तूफान जैसे खतरात बढ़ रहे हैं, ऐसे में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी आफात के खतरात को कम करने का शोबा निहायत अहम बन चुका है। भारत जैसे मुल्क में जहां हर साल किसी न किसी कुदरती आफत का सामना होता है, ये फील्ड नौजवानों के लिए एक बावकार और बामानी करियर साबित हो सकती है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब सिर्फ आफत के बाद इमदाद फराहम करना नहीं, बल्कि आफत से पहले तैयारी करना, खतरात की निशानदही करना और नुकसानात को कम से कम करना है। इस शोबे में आप बतौर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, रिस्क एनालिसिस्ट या फील्ड कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हैं। भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे इदारे इस मैदान में तरबियत और पॉलिसी साजी का अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आलमी सतह पर आफात के खतरात को कम करने के लिए काम कर रहा है। तालीमी एतबार से आप डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफिया, माहौलियाती साइंस, सिविल इंजीनियरिंग या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज अब बाकायदा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी फराहम कर रही हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की फील्ड क्या होती है, हम उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसे हम कहते हैं करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की फील्ड पर बात कर रहे हैं और इस फील्ड को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं कमल किशोर जी, जो कि UNDRR के हेड हैं। UNDRR यानी कि यूनाइटेड नेशंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सर, खैर मख्तम है आपका हमारे इस खास शो में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आकर। सर, सबसे पहले आपसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को हम समझना चाहेंगे। अगर कोई आम इंसान इसको समझना चाहे, इसके बारे में जानना चाहे, तो बतौर एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ अलग अलग तरह की आपदाओं के आने की संभावना रहती है। जैसे अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में बाढ़ की, जो हीट वेव की, ग्रीष्म लहर की संभावना रहती है, भूकंप की संभावना रहती है। तो हर एक आम नागरिक का ये फ़र्ज़ है, ये कर्तव्य है कि वो इस चीज़ की जानकारी रखें कि जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर किस किस तरह की आपदाएं आ सकती हैं, और जब वो आपदाएं आती हैं तो उनका क्या प्रभाव हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं जिससे उसका जो बुरा प्रभाव है उसको हम कम कर सकें। जैसे कि अगर हम भूकंप वाली की संभावना वाली जगह में रहते हैं जहाँ पे भूकंप आने की आशंका रहती है, तो वहाँ पे हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि पहली बात तो यह है कि हमारे भवन इस हिसाब से बने होने चाहिए कि वो भूकंप रोधी हों। दूसरी बात, छोटी छोटी चीज़ें घर के अंदर, जैसे कि अगर आपकी कोई लंबी अलमारी है तो वो दीवार में जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर वो दीवार में जुड़ी हुई नहीं होगी तो भूकंप के झटके से वो गिर सकती है, और गिरने से लोगों को नुकसान हो सकता है, घर में रहने वालों को नुकसान हो सकता है। अगर आपकी बालकनी है, बालकनी के ऊपर आपने गमले रखे हुए हैं, तो भूकंप आएगा तो निश्चित ही गमला नीचे गिरेगा और नीचे कोई जा रहा है उसको चोट लगेगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें। इसी तरह से
जो शहरी बाढ़ है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या हम अपने घर के आसपास के जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज चैनल है, बारिश के पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो साफ रहे, तो ये जानकारी रहे और इसके बारे में क्या करना है इसके बारे में जानकारी रहे, और हम हर एक घर के स्तर पे, हर एक मोहल्ले के स्तर पे, हर एक गांव के स्तर पे, हर कस्बे के स्तर पे, हर शहर के स्तर पे ये सुनिश्चित करें कि जो हमें करना चाहिए उस जोखिम को कम करने के लिए वो करें। और इस बारे में एनडीएमए के द्वारा और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऐसे ही राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैं, इनकी वेबसाइट्स पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो हम खुद को एजुकेट करें और इसको किसी और के ऊपर ना छोड़ें, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लें। सर, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे ये भी कि आप यूएनडीआरआर के हेड हैं जी। तो यूएनडीआरआर इंटरनेशनल लेवल पर क्या करती है, किस तरह से काम करती है, इसका रोल क्या है? देखिए 2015 में दुनिया के सभी देशों ने साथ में मिलकर के एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया था जिसको बोलते हैं सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसके तहत दुनिया के सभी देशों ने मिल के ये निर्णय लिया कि हम अगले 15 सालों में 2015 से 2030 तक आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करेंगे, आपदाओं से जो लोग प्रभावित होते हैं उनकी संख्या को कम करेंगे, जो आपदाओं से आर्थिक नुकसान होता है उसको कम करेंगे, आपदाओं से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है उसको कम करेंगे। इसके अलावा अर्ली वार्निंग की जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, उसको आगे बढ़ाएंगे। अपने देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, अपने शहर के स्तर पे प्लान बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे। तो जो संस्था में मैं काम करता हूँ, मैं यूएनडीआर का हेड हूँ और संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल हैं श्री एंटोनियो गुटेरेस, मैं उनका विशेष प्रतिनिधि हूँ इस विषय के मामले में। तो हमारा ये दायित्व है, हमारा ये मैंडेट है कि हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करें और सभी जो हमारे सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनकी सरकारों के साथ, उनकी सिविल सोसाइटी के साथ, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के काम करें और इस चीज़ के लिए उन्हें प्रोत्साहन करें कि हम कैसे ये जो सेंदाई के 7 टारगेट मैंने आप बताए इसके ऊपर प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे हम इनको हासिल कर सकते हैं। सर, हमारे मुल्क में ख़ास तौर से भारत जैसे देश के लिए आप डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को कैसे देखते हैं? करियर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की निकल कर आ सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए, या फिर देखिए हर जगह तो डिज़ास्टर के चांसेस नहीं होते हैं, है ना? कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं या जो सेस्मिक जोन्स हैं वहाँ पर ख़तरा ज़्यादा होता है। बाकी इलाकों में किस तरह से काम किया जाता है, और ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया के लिहाज से तो किस तरह से आप इस इदारे को या फिर इस फील्ड को देखते हैं? देखिए, ये फील्ड ऐसा है जिसमें जो बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। हमारे देश के करीब करीब सभी इलाकों में किसी न किसी तरह की आपदा के आने की संभावना रहती है। कहीं भूकंप आ सकते हैं, कहीं चक्रवात जिसे साइक्लोन बोलते हैं, साइक्लोन आ सकते हैं। देश के 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्रीष्म लहर से काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी परेशानी होती है, बाढ़ तो आती ही है, सूखाग्रस्त भी होते हैं, वज्रपात होने से नुकसान होता है, और जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इस तरह के जो आपदाएं हैं इनकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी और इनकी तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से ये एक अब ऐसा समय आ गया है कि ये एक निश सब्जेक्ट या कोई कोने में कोई 2-4 लोग पढ़ते हो ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा है। अब ये ऐसा विषय बन गया है जिस पे काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री जी और राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस चीज़ के ऊपर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं पिछले कुछ सालों से। हमारे यहाँ 15वें वित्त आयोग ने, फिर 16वें वित्त आयोग ने बहुत सारी धनराशि जो है राज्यों को उपलब्ध कराई है, सिर्फ डिज़ास्टर रिस्पॉन्स करने के लिए ही नहीं, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन करने के लिए भी, शहरी बाढ़ से निपटने के लिए, भूकंप से अपने भवनों को, अपने सिस्टम्स को कैसे अधिक सशक्त बनाएं, इसके लिए। तो अभी इस चीज़ के ऊपर अगर मैं कहूँ तो मोमेंटम बहुत है, बहुत काम हो रहा है इस देश के अंदर।
तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को इससे जुड़ना चाहिए और अपने आप को इस बारे में एजुकेट करना चाहिए। इसके लिए आपके सामने कई विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि देश के 2 दर्जन से अधिक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मास्टर डिग्री की पढ़ाई होती है आपदा प्रबंधन पे। इसके अलावा अगर आप वो मास्टर डिग्री न भी करें तो बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज कर सकते हैं, विंड इंजीनियरिंग में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, और खाली इंजीनियरिंग में ही नहीं, सोशल साइंसेज में भी, क्योंकि जो आपदाओं का प्रभाव होता है वो सिर्फ आपदा की तीव्रता की वजह से नहीं होता, वो इसलिए होता है कि वहाँ पे कौन रहता है और उसके भवन जो हैं, उसके जो रोजी रोटी के जो साधन हैं वो कितने वल्नरेबल हैं। अगर आप एक भूकंप वाले क्षेत्र में रहते हैं और आपका मकान कमज़ोर है तो जाहिर है आपके ऊपर ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसकी एक सोशल डायमेंशन भी है, तो सोशल साइंटिस्ट भी इसके साथ जुड़ें, समझें कि लोग ऐसे क्यों वल्नरेबल हैं, कैसे हम अपने सिस्टम्स को और मजबूत बनाएं, लोगों को और सशक्त करें। तो आपदा प्रबंधन में काम करने के लिए आपकी एंट्री कई जगह से हो सकती है। आप एक मास्टर डिग्री कोर्स खास करके आपदा प्रबंधन में कर सकते हैं या किसी और विषय में भी कर सकते हैं जो कि इससे जुड़ सकता है, क्योंकि मैं कहता हूं कि आपदा प्रबंधन जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक डिसिप्लिन नहीं कई डिसिप्लिन आके मिलते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो करियर ओरिएंटेड है। हम नौजवानों को बताते हैं कि आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, नई नई फील्ड्स पर हम बात करते हैं। तो आज जैसे कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर बात कर रहे हैं, हालांकि आपने कुछ जिक्र भी किया कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, आप ऐसे आ सकते हैं, आप ऐसे आ सकते हैं। इस पर थोड़ा तफसील से बात करते हैं कि कौन, अगर ग्रेजुएट लेवल पर मैं बात करूँ तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से बड़े इदारे हैं मुल्क के जो इसमें तालीम दे रहे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्या हो सकता है, पीएचडी लेवल पे क्या हो सकता है, या फिर जो आपने बात कही कि बाकी फील्ड्स के लोग भी जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उस पर थोड़ा तफसील से बात करते हैं एक बार। देखिए, आपने अगर किसी भी फील्ड में बैचलर्स डिग्री की है, सिविल इंजीनियरिंग में या सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में, इसके बाद आपको ये विकल्प उपलब्ध है कि आप किसी स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन में जा कर के आपदा प्रबंधन के ऊपर मास्टर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। 2-3 मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में काफ़ी अरसों से जमशेदजी टाटा सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वहाँ पर मास्टर डिग्री कोर्स है, उसकी काफ़ी ख्याति है देश में ही नहीं विदेश में भी। इसके अलावा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में एक मास्टर डिग्री कोर्स है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में, इधर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में कोर्स है। इस तरह बहुत सारे देश के यूनिवर्सिटीज़, देश के कॉलेज ये कोर्स दे रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी संभावनाएं हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज कर सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या ऐसी सामाजिक स्थितियां हैं जो कि समुदायों को, व्यक्तियों को, शहरों को आपदाओं से होने वाले प्रभाव के लिए ज़्यादा वल्नरेबल या ज़्यादा कमज़ोर बनाती हैं। तो सोशल साइंस से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की जा सकती है। अगर आप, जैसे आपकी रुचि रिमोट साइंसेस में है, तो रिमोट साइंसेस के भी बड़े एप्लीकेशन है कि कैसे हम उपग्रह से जो इमेजेस ली जाती हैं रिमोटली सेंस्ड, उसका इस्तेमाल करके कैसे आपदाओं से होने वाले प्रभाव का बहुत जल्दी से आकलन कर सकें, या ये देख सकें कि अगर किसी शहर की योजना बननी है तो वो योजना किस तरह से बनाई जाए कि वो जो है भविष्य में आने वाली बाढ़ों से सुरक्षित रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई एक फील्ड नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी फील्ड के हैं, अगर आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज किया है तो ये ज़रूरी है कि आप सभी फील्ड से सीखने की कोशिश करें। आप मीटेरोलॉजी पढ़ें या फिज़िक्स पढ़ें या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ें, तब भी ये ज़रूरी है कि ये जो हमारी दृष्टि जो है इस संबंध में समग्र दृष्टि होनी चाहिए। इसमें एक नैरो फोकस से नहीं चलेगा, क्योंकि समाज के सारे जो पहलू हैं, जो सारे मुद्दे हैं, वो आपदा प्रबंधन से आके जुड़ते हैं। सर, मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में भी हमने सुना, तो मैन मेड डिजास्टर्स और
नेचुरल डिजास्टर्स, इनके बीच फर्क क्या होता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, नेचुरल डिजास्टर नहीं होते हैं, कोई भी डिजास्टर नेचुरल नहीं होता है। डिजास्टर्स जो होते हैं वो सारे मैन मेड होते हैं, हैजर्ड्स जो हैं वो नेचुरल होते हैं। मैं इसको थोड़ा समझा दूं। जैसे एक भूकंप आया, मैं 2010 की बात करता हूं। 2010 में हेती एक देश है कैरिबियन में, वहां पे एक भूकंप आया, वहां पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई। उसी के कुछ महीने बाद चिले में एक भूकंप आया, जो हेती में भूकंप आया उससे कहीं ज़्यादा तीव्र था, लेकिन कुछ ही लोग मरे वहां। तो इसमें नेचुरल तो कुछ भी नहीं है। इसमें जो नुकसान हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हेती के जो मकान थे वहाँ पे मकान कमज़ोर बने हुए थे, उनमें भूकंप को सहने की वो सशक्त नहीं थे कि अब भूकंप को सह सकें, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग कोड्स या तो थे नहीं, या अगर बिल्डिंग कोड्स थे तो वहाँ का गवर्नेंस सिस्टम ऐसा नहीं था कि उसको वो इम्प्लीमेंट करा पाया, या अगर इम्प्लीमेंट कराना चाहता तो वहाँ इंजीनियर नहीं थे, मिस्त्री नहीं थे, मजदूर नहीं थे जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भूकंप रोधी घर बना सके। तो भूकंप तो एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक होने वाली एक जो हमारे भूमंडल में एक होने वाली एक फिनोमिना है। लेकिन वो एक डिजास्टर में तभी तब्दील होता है जब लोगों की जान जाती है और जान और माल की हानि होती है। और जान और माल की हानि इसलिए नहीं होती क्योंकि वो प्राकृतिक घटना हुई, वो इसलिए हुई कि हमने जो अपने सिस्टम्स हैं जो पूर्णतः मानवकृत उन हैं, पर काम नहीं किया। उन पर काम नहीं किया। हमने भवनों को सुदृढ़ नहीं बनाया। अगर हम ऐसा घर बनाएं जिसकी छत जो है दीवार से ठीक से जुड़ी हुई नहीं है, और तेज आंधी आए, चक्रवात आए और छत उड़ जाए, तो इसको आप कैसे प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं? गलती तो सारी हमारी है। तो हमें नेचुरल डिजास्टर, कोट अनकोट नेचुरल डिजास्टर को जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम दरकिनार कर देना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये इससे सुरक्षित होना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जो अंग्रेजी में कहते हैं कि उसकी हमारी मदद भी तभी हो सकती है कि अगर हम खुद अपनी मदद करना चाहें। तो ये मैं आपके दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा, अंग्रेजी में कहूं, देयर आर नो नेचुरल डिजास्टर्स, देयर आर ओनली नेचुरल हैजर्ड्स। शुक्रिया सर, ये बताने के लिए, इस फर्क को समझाने के लिए। सर, आप आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, इस सफर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे आप आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं? देखिए, इसके बारे में क्या कहा जाए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे बहुत सारे अवसर मिले ज़मीनी स्तर पे काम करने के लिए। 1991 में जब उत्तरकाशी में भूकंप आया तो मैं नया आर्किटेक्चर का ग्रेजुएट था। उस समय आपदा प्रबंधन की अलग से पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन आर्किटेक्चर में ही कैसे घर जो हम बनाते हैं हम उनको आपदा रोधी बनाएं, इसके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी। तो उत्तरकाशी में भूकंप रोधी घर बनाए। उसके बाद 1993 में घर बनाए लातूर में भूकंप रोधी। फिर बाद में विदेश में भी काम करने का मौका मिला। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो जुड़ता गया और मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा फील्ड है जिस पे और काम करना चाहिए। तो इस तरह एक चीज़ से लेकर के दूसरी चीज़ बनी और लोगों से सहयोग करने का मौका मिला। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में काम करने का मौका मिला, जहाँ पे हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण जो स्कीम्स हैं उसके ऊपर काम किया। 1 लाख से ज़्यादा आपदा मित्रों की यहाँ पर टीम बनी है जिस समय मैं एनडीएमए में था। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कैसे वित्त आयोग ने यहाँ पे जो आवंटन किया है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, रिस्पांस के लिए नहीं, वो दुनिया के बहुत ही कम देशों में है। तो इन सब चीज़ों से मेरे को सीखने को मिला और इसकी वजह से आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करने का मौका मिला है। सर, इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका है, आपने बताया कि आपने बहुत बारीक लेवल पे भी काम किया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कि कैसे भूकंप रोधी घर बनाए जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि नाज़रीन को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एक्सपर्ट की ज़ुबानी अगर वो समझें कि अगर कोई भूकंप आता है तो किस तरह की सावधानी हमें सबसे पहले बरतनी चाहिए। देखिए, मैं भूकंप
अगर आप भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं तो मैं आपसे 3 चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब आप अपना घर बनाएं या अपना घर किसी बिल्डर से खरीदें तो आप उनसे ये ज़रूर सवाल करें कि क्या ये भूकंप रोधी है घर। क्योंकि मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि एक सामान्य घर को 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, इस घर को भूकंप रोधी बनाने में कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त खर्चा नहीं है। वो उसके कॉलम्स और बीम कैसे पड़ें, उसकी खिड़कियाँ कैसी हों, प्लिंथ बैंड कैसा हो, छत और दीवारों का कनेक्शन कैसा हो, इस चीज़ के ऊपर पर्याप्त तकनीकी जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इंजीनियर्स इन चीज़ों को जानते हैं, पर इनका क्रियान्वयन पर्याप्त रूप से नहीं होता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है कि जब हम अपने घर में निवेश करें तो इस सवाल को ज़रूर पूछें, क्या ये भूकंप रोधी है। हम इस सवाल को पूछते हैं कि क्या इस घर में अच्छे नल लगे हैं, इस घर में संगमरमर के पत्थर लगे हैं। जिस तरह हम इन चीज़ों पे तवज्जो देते हैं उसी तरह हम सुरक्षा पे भी तवज्जो दें। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके घर में अलमारी है या कोई शीशे की कैबिनेट है तो वो दीवार से बंधी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भूकंप का थोड़ा सा झटका आए और ऐसे वो पलट जाए और उससे लोगों को क्षति हो, चोट लगे, कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका घर के लेवल पे एक प्लान होना चाहिए कि एक भूकंप आएगा तो आप क्या करेंगे। एक चीज़ बताई जाती है जो अधिकतर जो कॉन्टेक्स्ट हैं, अधिकतर संदर्भों में एकदम कारगर है, जिसको बोलते हैं ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। अगर धरती हिलती हुई प्रतीत हो तो आप एक मजबूत मेज के नीचे जाएं, अपने आप को कवर करें उससे और मेज को पकड़ के रखें और तब तक वहां बैठे रहें जब तक भूकंप के झटके न रुक जाएं। उसके बाद आप सावधानी पूर्वक उस जगह से बाहर निकलें। ऐसा करने से जान बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि बहुत सारे संदर्भों में लोगों की जान इस वजह से नहीं जाती है कि मकान गिर गया, लोगों की इस वजह से भी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जान इस वजह से जाती है कि कोई गमला उनके सिर पे आके पड़ गया या कोई और चीज़ उनके सिर के ऊपर आके पड़ गई। लेकिन अगर आप ये ड्रॉप कवर होल्ड करेंगे तो आप बहुत हद तक सुरक्षित हो पाएंगे। तो अगर ये 3 चीज़ें आप करें, अपने भवन को सुरक्षित करने के लिए जो करना चाहें करें, जो कर सकते हैं करें, बिल्डर से पूछें कि इसको भूकंप रोधी बनाया है कि नहीं, अपने घर की जो लूज चीज़ें हैं उनको फिक्स करें, और तीसरी चीज़ ये ड्रॉप कवर होल्ड का मंत्र सीख लें और इसको क्रियान्वित करें। अपने घर में आपके पास एक बैग होना चाहिए जिसके अंदर दवाई हो, पानी हो, अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़े तो आप उसको लेके जा सकें। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं गो बैग, हिंदी में बोलेंगे चलो बैग, जिससे कि आपका एक इमरजेंसी किट तैयार होना चाहिए। ये सब चीज़ें करें तो हम अपने आप को भूकंप से काफ़ी हद तक सुरक्षित बना सकेंगे। सर, प्रोग्राम के आखिर में ही हम लगभग पहुंच चुके हैं, तो एक चीज़ मुझे लगता है, एक सवाल आपसे बेहद ज़रूरी यहाँ पे बनता है कि एआई अब धीरे धीरे हर फील्ड में एंटर कर रहा है और अब हमारे यहाँ एआई समिट भी हुआ है। तो आने वाले वक्त में एआई की उम्मीदों को लेकर या फिर नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं उनमें किस तरह से देखते हैं आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की फील्ड में? क्या उम्मीदें, क्या नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं? देखिए, बहुत संभावनाएं पैदा हो रही हैं और पहली बार जो एआई इम्पैक्ट समिट है वो दक्षिण के एक देश में हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मैंने ये पूरा हफ्ता वहाँ बिताया और बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही प्रेरणादायी रहा। इतना सारा काम, इतनी सारी इनोवेशन हमारे देश में दुनिया के हर एक कोने में हो रही है, और इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी संबल मिलेगा। पहली बात तो ये कि जो हमारी प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी है, पूर्वानुमान करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी। हम साइक्लोन्स के बारे में, फ्लड्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा स्पेसिफिकली और ज़्यादा पहले बता पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बता पाएंगे कि
भूकंप चक्रवात आने की क्या संभावना है या बाढ़ आने की क्या संभावना है, पर ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इससे नुकसान क्या हो सकता है, कौन इससे ज़्यादा वल्नरेबल है, कौन कम वल्नरेबल है, और क्या अगर हम करें तो वो नुकसान कम हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारी कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। सर्च एंड रेस्क्यू में हम जैसे अगर कहीं से रेस्क्यू करना है तो सेंसर्स के जरिए, एआई टेक्निक्स के जरिए हम जल्दी से अनुमान लगा पाएंगे कि यहाँ कितने लोग हैं, कहाँ हैं, उन तक कैसे पहुँचा जाए और कैसे उनको निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय एआई एप्लीकेशन जो है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, इस हिसाब से काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम एआई के चक्कर में ह्यूमन जजमेंट को एक तरफ ना कर दें। जो हमारे ह्यूमन गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जिला स्तर पे प्राधिकरण, इन संस्थाओं की जो जिम्मेदारी है उतनी ही रहनी चाहिए और प्रबल होनी चाहिए, और इनको जो है एआई को यूज करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है जी। ह्यूमन इंटेलिजेंस एआई के साथ इस्तेमाल जी, होनी बिल्कुल। चाहिए। सर, आखिर में एक सवाल और एक मैसेज मैं आपसे चाहूँगा कि जो नाजरीन या जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनमें किस तरह की बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, और उनके लिए आपका कोई मैसेज? पहली बेसिक स्किल्स जो है, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग, आप हर एक चीज़ के ऊपर सवाल करें, और दूसरी चीज़ ये कि इंटीग्रेटिव, ऐसा नहीं कि आप बस एक चीज़ में पढ़े हैं, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी आउटलुक होना चाहिए, आप चीज़ों को जोड़ पाएं, ये सबसे ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से इस फील्ड को समझाया और इसकी बारीकियों पर हमने बात की। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की फील्ड पर आज की हमारी ये खास पेशकश हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई फील्ड, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। दादू, ये कौन सा प्लांट है?